हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अंकित अग्रवाल। आज हम आप लोगों के लिए 12th क्लास की इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं। हर वीक में आपको 2 वीडियोज आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पर मिलेंगे और जल्दी ही हम आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेज भी शुरू कर रहे हैं। और अकाउंट्स की वीडियो ऑलरेडी हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तो पार्टनरशिप की हमारी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर तक की वीडियोज अवेलेबल हैं हर टॉपिक तक वहाँ तक, तो आप सारे देख सकते हैं। तो जैसा हम प्रॉमिस करते आए हैं कि हम आपको एक ही चैनल पर यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको एक कॉमर्स से रिलेटेड हर सब्जेक्ट अवेलेबल कराएंगे, जो कि नॉर्मली सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो सभी सब्जेक्ट यानी कि आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़, ये 3 सब्जेक्ट हम आपको इसी चैनल पर एक ही जगह पर आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज प्रिपेयर कराएंगे। और हर यूनिट के बाद हम उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको एक आइडिया भी हो कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। खास तौर पर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको किस तरह से उनका आंसर देना है, उसका आइडिया मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको हो जाएगा। आपको सारे मटेरियल आपको स्क्रीन पे दिखेगा, वो सब इंग्लिश में होगा और मैं आपको एक्सप्लेन हिंदी इंग्लिश दोनों में करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले अगले जो भी वीडियोज़ हैं वो सभी मिल जाएँ। ठीक है। अब बार बार मैं अलग अलग जगह पे इसको शेयर तो नहीं कर सकता, अभी हमने शुरुआत की है इस साल, तो इसलिए आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ आपके लिए और ज़्यादा मटेरियल लाऊँ। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट होगा तो ऐसे केस में मैं आपके लिए, जैसे ही हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो मैं आपके हर सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आपके लिए टेस्ट सीरीज भी चालू करूँगा, यानी क्वेश्चन पेपर रिवीजन के लिए आपके लिए तैयार करूँगा, जिसकी मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया करूँगा, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। आपको अलग से अनसॉल्व पेपर वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पे हमारे साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे सारे। ठीक है। तो आज से हम आपके लिए आपका इकोनॉमिक्स की फ़र्स्ट पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं। ठीक है। ये तो आप लोगों को जान ही गए होंगे अब तक कि आपको इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट पढ़ने हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको 11th में पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक्स जो होती है वो आपके 2 टाइप्स की होती है। माइक्रो डील करती है इंडिविजुअल्स के साथ और मैक्रो डील करती है एग्रीगेट्स के साथ। एग्रीगेट्स यानी टोटल या एज ए होल। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है उसके बारे में 11th हमने काफ़ी डिस्कशन किया है, तो इसको आप शॉर्ट में समझ लीजिए। माइक्रो और मैक्रो में एक माइनर सा डिफरेंस है, आई का और ए का। ठीक है। तो माइक्रो में आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल्स को, और मैक्रो में जो ए है एम के बाद वो रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेट्स को। एग्रीगेट यानी टोटल, एज ए होल यानी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए इसकी डेफिनेशन के बारे में हम बात करें। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ एन इकोनॉमी। यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसी देश की या किसी देश की जो इकोनॉमी है उसके जितने भी टोटल वेरिएबल्स हैं, यानी उस इकोनॉमी में शामिल जितनी भी चीज़ें हैं, पूरे देश की इकोनॉमी में जो भी चीज़ें शामिल हैं, जो वेरिएबल्स इंक्लूड्स हैं, उन सभी की हम स्टडी अब करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन माइक्रो में हम क्या करते थे, हम केवल किसी इंडिविजुअल्स की बात कर रहे होते, चाहे वो इंडिविजुअल कस्टमर हो या कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो या इंडिविजुअल मार्केट हो। लेकिन यहाँ पे हम होल मार्केट यानी पूरे कंट्री को एक मार्केट के रूप में बात करेंगे। नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पॉवर्टी, ये सब क्या है, मैक्रो का पार्ट है। ठीक है। तो चलिए आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। ये गुड्स क्या होता है सबसे पहले वो समझ लीजिए, टाइप्स हम बाद में बात करते हैं। गुड्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी कमोडिटी जिस चीज़ का प्रोडक्शन किया जा सकता है या उसकी सेल की जा सकती है या परचेज की जा सकती है, वो सभी इकोनॉमिक्स की नज़र में सब वो गुड्स है। अब आप कहोगे सर सर्विसेज, तो सर्विसेज भी मैं आपको बता देता हूँ, जो इकोनॉमी है उसकी नज़र में सब की सब चीज़ें गुड्स हैं। तभी देखिए मैं आपको जब इनके टाइप्स बताऊँगा गुड्स के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमारे जो गुड्स आते हैं वो गुड्स होते हैं हमारे कंजम्पशन गुड्स। ठीक है।
या इनको हम कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं, अलग नाम से आ जाए तो आप कन्फ्यूज ना हो, कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। तो ये कह रहा है आर दोज विच आर बॉट बाई कंज्यूमर एज फाइनल और अल्टीमेट गुड्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। यानी कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स उन गुड्स को बोला जाता है जो कि एक कस्टमर या कंज्यूमर के द्वारा फाइनल यूज के लिए, यानी उसके बाद अब उस पर कोई प्रोसेस नहीं होनी, ना उसको रीसेल किया जाना है, वो फाइनल यूज हो जाना है। या फाइनल और अल्टीमेट दोनों का मतलब होता है अंतिम, लास्ट यूज। तो लास्ट यूज के लिए जो परचेज किए जाते हैं उनको हम कहते हैं कंजम्पशन गुड्स। इनके भी कुछ टाइप्स हैं, आपको मैं बता देता हूँ। ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। इसी में एक चीज़ और शामिल होती है, उसको हम कहते हैं सर्विसेज। मैं आपको ये सारे बता देता हूँ अभी थोड़े थोड़े करके। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स की। ड्यूरेबल गुड्स या ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स हम उनको बोलते हैं, ये सब कंजम्पशन गुड्स के टाइप्स हैं। तो देखिए ड्यूरेबल गुड्स उनको बोलते हैं ऐसे कंजम्पशन गुड्स जिनका यूज हम 1 साल से ज़्यादा समय के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे घर में कार होती है, टेलीविज़न होता है, पंखा होता है, या बिजनेस की कोई असेट्स होती है, फैक्ट्री असेट जो होती है, वो सब क्या है, हम बिजनेस के असेट्स को इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हम एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, और जो प्रोड्यूसर होता है उसको हम प्रोड्यूसर की तरीके से देखेंगे, इसलिए उसको शामिल नहीं करेंगे। तो ये हम जैसे लोग, नॉर्मल हम जो लोग होते हैं, उनके द्वारा कोई चीज़ जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए खरीदी जा रही है, लॉन्ग टर्म यूज के लिए, वो होते हैं हमारे ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। सेकेंड है इसमें नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो ज़्यादा थोड़े ही समय में नष्ट हो जाते हैं या फिनिश हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनको कहते हैं हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स। लाइक फ्रूट, ऑयल, मिल्क, वेजिटेबल etc। आपको मालूम है वेजिटेबल ऐसी चीज़ है, उसको थोड़ी देर के लिए आप बाहर रखिए, रहने दीजिए, फ्रिज में मत रखिए, तो वो क्या है, ख़राब हो जाएगी, सड़ जाएगी। दूध है, ख़राब हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। फ्रूट है, ख़राब हो जाते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो जल्दी ख़राब होने की नेचर की होती है और इनको नहीं संभाल के रखा जाए, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इनकी लाइफ नॉर्मली कुछ घंटे की होती है, ठीक है। तीसरा है इसमें सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स इन दोनों ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल के बीच की कड़ी है, जो कि कुछ महीनों के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कह रहा है सच एज क्रॉकरी। अरे ये क्रॉकरी क्या होता है, आपके कांच के जो आइटम होते हैं वो ज़्यादा लंबे दिन समय तक नहीं चलते हैं। नॉर्मली इसमें हम अपने जूतों को और कपड़ों को भी शामिल करते हैं, क्योंकि जूते और कपड़े हम कुछ टाइम महीने तो पहनते हैं, लेकिन उसके बाद उनसे हमारा मन भर जाता है। जूते हमारे कुछ टाइम में फट जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमारे तो सालों साल चल जाते हैं कपड़े। भाई मेरे भी चल जाते हैं, लेकिन वो पुराने हो जाते हैं तो फिर उनको पहनने का मन नहीं करता है, ठीक है। इसलिए उनको हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स में डालते हैं। और इसी में कंजम्पशन गुड्स में ही आता है सर्विसेज। तो देखिए सर्विसेज नॉन ड्यूरेबल से भी रिलेटेड नहीं है, ये इससे भी नीचे होती है, मतलब इसमें ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। सर्विस क्या होती है कि सर्विसेज एट टाइम दी जाती है, यानी जब सर्विस की हमें ज़रूरत होती है वो उसी समय दी जा सकती है। जैसे एक टीचर आपको तभी पढ़ा सकता है जब आपको उस पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ज़बरदस्ती टीचर आपको, ये तो है नहीं आपको पढ़ना 2 साल बाद है 12th और मैं आपको अभी पढ़ा दूँ, तो क्या वो सर्विस फ़ायदे की है आपके लिए कि नहीं, ये 2 साल बाद काम आ जाएगी मेरी है? तो वो सर्विस ऐसी नहीं होती, सर्विस एट टाइम दी जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सेकंड टाइप्स का गुड्स है हमारे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कह रहा है, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जिनको हम अकाउंट की लैंग्वेज में हम कहते हैं असेट्स या फिक्स्ड असेट्स। तो कैपिटल गुड्स वो ऐसे फाइनल गुड्स होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं किस चीज़ में, प्रोडक्शन प्रोसेस में। यानी कैपिटल गुड्स से वो गुड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे हमारी मशीन, ठीक है, मशीन होती है, उसकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान है, आपको होगा कि जी रॉ मटेरियल से भी तो हम रॉ मटेरियल की हेल्प से भी तो हम प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, कैपिटल गुड्स होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें जो हमारा गुड्स है उसकी जो आइडेंटिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। समझना बात को, अगर उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई एक बार यूज में ही तो वो हमारा कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता। रॉ मटेरियल में क्या है, एक बार वो यूज हो गया उसकी पहचान चेंज हो जाएगी, ठीक है। और कैपिटल गुड्स पर कोई प्रोसेस नहीं होती, कैपिटल गुड्स से फाइनल गुड्स होते हैं और कैपिटल गुड्स की हेल्प से हम दूसरों को तैयार करते हैं। समझना बात को, जैसे अभी मैं आपको यूट्यूब की हेल्प से या अपने मोबाइल की हेल्प से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मोबाइल मेरे लिए क्या है, यहाँ पे
मोबाइल मेरे लिए कैपिटल गुड्स है। लेकिन अगर मैं इसको पर्सनली उसके लिए लेता, प्रोड्यूसर के रूप में ना लेता, तो ये मेरे लिए कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता था। तो वो उसके फाइनल यूज पर डिपेंड करता है वो क्या चीज़ है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। तीसरा है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स उन गुड्स को बोला जाता है जो जिन गुड्स पर किसी भी तरह की कोई फर्दर प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं। आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। इट इंक्लूड फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोडक्शन गुड्स। दे आर नॉट मीन फॉर रीसेल, सो नो वैल्यू इज एडेड टू दीज गुड्स। देयर वैल्यू इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अब देखिए फाइनल गुड्स कौन से गुड्स हैं? ऐसे गुड्स होते हैं जो कि बिल्कुल तैयार हैं, उन पर किसी भी तरह का कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरी तरह से अकाउंट की भाषा में जिसको हम फिनिश गुड्स कहते हैं ना, तो ये फिनिश गुड्स की तरह होते हैं। और तो ये या तो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं या आगे प्रोडक्शन के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है। ठीक है, यानी किसी चीज़ के फाइनल गुड्स दूसरे के लिए रॉ मटेरियल भी हो सकता है, तो उसके लिए यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक हलवाई है, ठीक है, एक हलवाई ने उसका फाइनल गुड्स क्या है? मिठाई। उसने मिठाई स्वीट्स बनाए। अब वो स्वीट्स एक रेस्टोरेंट वाले के द्वारा ख़रीद लिए गए, उससे परचेज कर लिए गए, और वो उन स्वीट्स को जो उसके यहाँ पे खाना प्रोवाइड कराया जाता है रेस्टोरेंट में, उस रेस्टोरेंट में स्वीट्स को खाने के साथ ऑफ़र करता है। तो उसके लिए वो क्या है? एक ऐसा गुड्स है जिसकी हेल्प से वो अपना सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो उसके लिए वो फाइनल गुड्स नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। पहले देखिए इंटरमीडिएट गुड्स समझ लीजिए, फिर मैं आपको इन दोनों सभी गुड्स में अंतर बता दूंगा, समझा दूंगा। आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करके ही मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। इंटरमीडिएट गुड्स, जिसको मैं कह सकता हूँ आपको अकाउंट की लैंग्वेज और हम समझें तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। अब देखिए इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन पर फर्दर प्रोसेस की ज़रूरत है या फर्दर प्रोडक्शन उनके ऊपर होने वाला है, यानी वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जांपल फॉर इंटरमीडिएट गुड्स इज मिल्क यूज्ड बाई अ टी शॉप। अब देखिए मैं मिल्क मैन है, उसके लिए तो मिल्क ही बेच रहा है, तो वो फाइनल गुड्स है। लेकिन एक टी सेलर के द्वारा, टी शॉप है उसकी, तो उस पर वो मिल्क खरीद के ला रहा है, तो वो मिल्क का यूज करके चाय बनाएगा, तो मिल्क उसके लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो यूज पर डिपेंड करेगा कि कोई गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स है या वो फाइनल गुड्स है। ठीक है, बात आई समझ में? कोई दिक्कत नहीं। बाकी जब मैं आपको ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन कराऊंगा, उस तरह के आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई 100% दूंगा। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं स्टॉक की और फ्लो की। अब देखिए स्टॉक का मतलब इकोनॉमिक्स में आप इसे अकाउंट वाले स्टॉक से शामिल ना करें। स्टॉक का मतलब होता है कोई चीज़, जब आप इसको और अकाउंट से कनेक्ट करना भी चाहें तो देखिए पहले इसकी लैंग्वेज समझ लीजिए, फिर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा इसको। क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये कह रहा है कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये देखें कि इसकी कितनी क्वांटिटी है। जैसे हम अकाउंट्स में देखते हैं 31 मार्च को कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है, इसलिए हम उसको स्टॉक कहते हैं कि जो पर्टिकुलर चीज़ की कितनी क्वांटिटी हमारे पास किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर, पीरियड के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी 31 मार्च को हमारे पास कितना सामान बचा हुआ है, इसलिए हम उसको स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, आपको आज उसके लिए भी समझ में आ गया होगा, अकाउंट्स के लिए भी। ठीक है, तो स्टॉक का मतलब क्या है? एंड स्टॉक है नो टाइम डायमेंशन, स्टॉक इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट, यानी इसमें हम पीरियड नहीं देखेंगे, ना टाइम डायमेंशन देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हमारे पास कितना स्टॉक था, नहीं, इसमें हम केवल पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है, एक पानी की टंकी है, ठीक है, सबके घर में होती है आज की डेट में। पानी की जो टंकी है, उस टंकी में मैं ये देखूं कि आज के समय या पर्टिकुलर टाइम पे मैं देखूं कि मेरे घर में आज रात 9 बजे टंकी में कितना पानी था, पानी है, ठीक है, था छोड़िए, कितना पानी है, तो कितना पानी है वो उस पानी का उस समय स्टॉक होगा। मैं किसी 9 बजे की बात कर रहा हूँ कि 9 बजे पर कितना पानी है, या किसी पर्टिकुलर डेट पे हम किसी चीज़ की बात करें तो जितनी बची हुई चीज़ है, उसकी बैलेंस है किसी चीज़ का, ठीक है, वो उसका स्टॉक है।
ये वो इकोनॉमिक वेरिएबल होना चाहिए, कोई खर्चे का बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। तो पानी कितना बचा हुआ उस पॉइंट पर, कितने लीटर पानी है, वो उसका पानी का स्टॉक है, ठीक है। जैसा भी यहाँ पे कह रहा वेल्थ वाटर इन टैंक, ठीक है। अब मैं वेल्थ की बात कर रहा है तो मैं ये कहूँ कि आज के समय में मेरे पास कितना पैसा है, आज की डेट में मेरे पास कितना पैसा है, मेरी तिजोरी में कितना कैश है, तो वो क्या है, कैश का स्टॉक है, ठीक है। समझ में आ रही है। बैंक में हमारा अकाउंट है, आज की डेट में मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, वो उसका स्टॉक है, ठीक है। आई होप आपको स्टॉक का मतलब समझ में आ गया होगा। इसका दूसरी चीज़ होती है फ्लो। देखिए फ्लो का मतलब आप सभी जानते हैं, फ्लो का मतलब होता है किसी चीज़ का बहाव, जैसे पानी बहता है फ्लो होता है पानी में, इसी तरह से अब फ्लो का क्या कह रहा है ये, फ्लो इज दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए फ्लो, स्टॉक और फ्लो में केवल एक शब्द का चेंज हुआ है, देखिए उस 2-3 शब्दों का चेंज है, सॉरी, मेजर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, वहाँ पे था पीरियड नहीं था, पॉइंट ऑफ ए टाइम, ठीक है। यानी स्टॉक में हम पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे हम पीरियड की बात कर रहे हैं, यानी हम किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बात करेंगे, टाइम डायमेंशन की बात करेंगे यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बीच में इसमें कितना बह गया। पानी की हम बात करें कि मैं टंकी की बात कर रहा था, पानी के टैंक की बात कर रहा था, तो उसमें क्या है, अब मैं ये देखूँ कि भाई ये टंकी मेरी पूरी फुल थी, मैंने इसका टैप खोल दिया, यानी ये सिंपल लैंग्वेज हम लोग कहते हैं टोटी, टोटी और मैंने उसकी खोल दी, टैप खोल दिया, तो पिछले 2 घंटों में इसमें से कितना पानी बह गया, ठीक है। या 1 अप्रैल को मेरे पास इतना कैश था और 31 मार्च को इतना कैश है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में मेरा कैश, कितना कैश गया कितना कैश आया, वो सब क्या है, कैश का फ्लो। आपके अकाउंट में चैप्टर भी है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, फ्लो हैज टाइम डायमेंशन लाइक पर आवर पर डे ETC या पर ईयर, यानी पर डे कितना खर्च कर रहे हैं, पर डे कितना अर्न कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, फ्लो है। तो इसके लिए एग्जांपल क्या है, फ्लो इज ए डायनामिक कॉन्सेप्ट, यानी इसमें चेंज होता है, लेकिन स्टॉक क्या था, स्टैटिक था, यानी वो फिक्स था, ठीक है, उसमें चेंज नहीं होता। तो देखिए इसमें क्या है, ईजी इन्वेस्टमेंट वाटर इन ए स्ट्रीम, इन्वेस्टमेंट यानी मैंने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च या 1 महीने के अंदर 1 दिन में मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो ये टाइम पीरियड की बात करूँगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो आप स्टॉक और फ्लो का मतलब समझ होंगे। स्टॉक यानी किसी चीज़ का पर्टिकुलर टाइम पे कितना बचा हुआ है, और फ्लो यानी एक पीरियड में हमने कितना वो आया कितना गया, उसका फ्लो कितना हुआ, उसी फ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सभी जानते हैं, अकाउंट आपने पढ़ी है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट इज़ द नेट एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी किसी चीज़ में हमारी जो कैपिटल है या हमारा किसी चीज़ में जो पैसा हमने लगाया हुआ है उसमें हम कुछ और एडिशनल पैसा इन्वेस्ट कर दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट। और देखिए इन्वेस्टमेंट 2 तरह का होता है हमारा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। तो हम टोटल की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से और हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो वो हो जाता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। तो देखिए यहाँ पे टोटल कैपिटल में ज़रूरी नहीं है पैसा ही लगाया जाता है, आपकी असेट्स वगैरह जो होती हैं वो सब आपका इन्वेस्टमेंट माना जाता है, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या कह रहा है ये, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर पासेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज। यानी क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं बिजनेस की या प्रोड्यूसर की, तो उसमें टाइम के साथ नॉर्मल यूज करने से या किसी तरह की एक्सीडेंट से, ठीक है, तो टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू में जो भी कमी आ रही है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। 11th में आपने बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा इस पर डिटेल में मैं आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं लूँगा, ना आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। अब देखिए सर्कुलर फ्लो इन आ 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो देखिए 2 सेक्टर इकोनॉमी को मैं बताने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे सर्कुलर फ्लो को बताने से पहले यहाँ पे शामिल नहीं किया मैंने यहाँ पे इसमें कि 4 तरह के हमारे सेक्टर हैं, आपकी बुक्स में दे रखें। सबसे पहला इकोनॉमी जो होती है उसको 4 सेक्टर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्टर होता है हमारा हाउस होल्ड, सेकेंड होता है हमारा फर्म, ठीक है, थर्ड होता है हमारी गवर्नमेंट, और फोर्थ होते हैं एक्सटर्नल यानी फॉरेन सेक्टर्स, ठीक है। लेकिन आपकी जो मैक्रो है या आपका जो सिलेबस है
उसमें हम 2 सेक्टर्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। एक आध चैप्टर ऐसा है जिसमें थर्ड सेक्टर आप इंक्लूड हो जाएगा, वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। तो देखिए 2 सेक्टर्स की बात करेंगे यहाँ पर, केवल हमारी सिलेबस में जितना है तो हम उसी की बात करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए पहला है हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म। अब देखिए इस चित्र में मैंने पहले फर्म लिखा हुआ है, वो कोई मैटर नहीं करता। हाउस होल्ड यानी हम जैसे लोग जो कंज्यूमर हैं एक तरह से, और दूसरे फर्म यानी प्रोड्यूसर। ठीक है, तो हाउस होल्ड ये माना जाता है, जो हाउस होल्ड है उसके वो सभी फैक्टर जो भी ज़रूरी होते हैं प्रोडक्शन के लिए, उन सभी फैक्टर्स का जो ओनर है वो हमारा हाउस होल्ड है। यानी ये कॉमन पब्लिक है, उसका उन सभी फैक्टर्स पे हक है। कौन कौन से फैक्टर ज़रूरत होते हैं? पैसा, लेबर और टेक्निक जो भी है आपका, यानी बिजनेस मैन भी तो हमारे हाउस होल्ड में ऐसे बनता है ना कोई। ठीक है, और प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करता है। तो देखिए 2 तरह के फ्लो हैं इसमें सर्कुलर फ्लो में, एक तो है रियल फ्लो और दूसरा है मनी फ्लो। रियल फ्लो में हम बात करेंगे फैक्टर्स की, और मनी फ्लो में अब नाम से क्लियर है मनी की फ्लो। तो देखिए फैक्टर मैंने बताया, ओनर कौन है फैक्टर्स का? हाउस होल्ड। तो देखिए जब हाउस होल्ड से फैक्टर ट्रांसफ़र होते हैं किसको? फर्म को, तो उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। यानी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज वो किसको कौन कर रहा है, उसको हम कहेंगे रियल फ्लो। और उसके बदले में जो कंपनियां हैं वो गुड्स प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को देती हैं, तो उसको भी हम रियल फ्लो में बात करेंगे। अब इसके लेवल मनी फ्लो की बात करो, यानी देखिए पहले रियल फ्लो को आप एक्सप्लेन समझ लीजिए ढंग से, कि सबसे पहले जो इनपुट्स होते हैं, फैक्टर होते हैं, इनपुट फैक्टर्स, वो हाउस होल्ड के द्वारा फर्म को प्रोवाइड कराए जाते हैं, और उसके बदले में जो फर्म है वो जो फिनिश गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं, वो तैयार करके हाउस होल्ड को सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब गुड्स में ट्रांसफ़र की बात है, तो जब गुड्स की बात करेंगे केवल, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? रियल फ्लो। अब बात करें हम मनी फ्लो की, तो देखिए जब जो प्रोड्यूसर है या फर्म है वो हाउस होल्ड से फैक्टर्स परचेज करती है, चाहे उनसे काम कराती है या फिर उनसे रेंट पर लेती है कोई चीज़, पैसा लेती है उनसे, तो उसके बदले में क्या है, उनको कुछ पैसा देगी। अब ठीक है, तो जब फैक्टर्स इनपुट दिए जाते हैं हाउस होल्ड के द्वारा फर्म को, तो उसके बदले में फर्म पहले पैसा देती है किसको? हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया फर्म से फैक्टर्स प्रोवाइड करा के, तो अब जब फर्म ने उन्हीं फैक्टर का यूज करके फाइनल गुड्स प्रोड्यूस कर लिया, तो वो बेचेगा किसको? हाउस होल्ड को। तो हाउस होल्ड को वो गुड्स खरीदने, अब फाइनल गुड्स से बन के आ गए, तो उन गुड्स को खरीदने के लिए जो हमारे हाउस होल्ड है उस पैसे का यूज करेंगे जो हमारे पास प्रोड्यूसर से आए थे। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्लो चलता रहता है सर्कुलेशन में, इसलिए इसको हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं, सर्कुलर फ्लो। ठीक है, अब देखिए इसमें नीचे कुछ लाइन और कह रहा है, आज के लिए मैं इसमें अभी छोटा सा ख़त्म करने वाला हूँ। प्रोड्यूसर, फर्म आर हाउस होल्ड आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। हाउस होल्ड गिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू फर्म्स एंड फर्म इज टर्न सप्लाई गुड्स एंड सप्लाई सर्विसेज टू हाउस होल्ड्स। यानी जैसे मैंने कहा हाउस होल्ड क्या देता है? फैक्टर्स देता है प्रोडक्शन के, और जो प्रोड्यूसर है या फर्म है वो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करती है उसके बदले में, तो उसको हम क्या कहते हैं? रियल फ्लो। और इसके बदले में मनी का फ्लो होता है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको जो इसके एग्रीगेट्स हैं, जो आपके क्या कहते हैं नेशनल इनकम वाले नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, और इसके जो आपके फॉर्मूलाज हैं वो आपको मैं सारे इसमें करा देने वाला हूँ। ठीक है, यानी आपको केवल फॉर्मूले बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और सारे एग्रीगेट्स बता दूंगा, और उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में इसके भी अगला वीडियो लेके आऊँगा, तो उसमें मैं आपको सारे नेशनल इनकम के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, खास स्पेशली आपके NCERT वाले क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चन मेरे पास यहाँ भी हैं शॉर्ट में। ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन और हैं प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको वो बढ़िया वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल वाले, जो कि पेपर में आपके आते ही आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ भी इंक्लूड कर रखे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही, साथ ही प्रैक्टिस सेट भी कराने वाला हूँ। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन मैंने इसी में शामिल कर दिए हैं, और मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज़ रह गई जो आपको बतानी ज़रूरी है, तो उनको भी मैं कराऊँगा। यानी ये पूरी यूनिट आपके मैं तीन या 4 वीडियो में कंप्लीट करूँगा। और आपको मैं बता देता हूँ, आपकी ये पूरी यूनिट 10 मार्क्स की है, जिसको स्कूल्स आपके एक मंथ में 1 मंथ में जाकर कंप्लीट करते हैं, या कई स्कूलों ने कंप्लीट किया होगा,
ठीक है। तो मैं आपको 4 वीडियो में, या ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 5, इससे ज़्यादा नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इनको आप एक बार बुक से रिवाइज करें, और रिवाइज करने के बाद आपको जो डाउट्स लगें वो आप मुझे कमेंट्स में पोस्ट करें, तो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट होगा, तो फिर मैं जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपके लिए लाइव क्लासेज भी लेके आया करूँगा, जिसमें हम डायरेक्ट आपके क्वेश्चन और का आंसर दे सकेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं, उन्हें भी बताएं कि किस तरह का आपको समझ में आया, ठीक है। तो जिससे सभी लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ शेयर एज मोर एज यू कैन, ठीक है। थैंक यू।